हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले आज नया चैप्टर 9, जिसमें हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट होती थी वो हमने कंप्लीटली सीखी है। अब 9 में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज मोस्टली होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, किसी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या हाइट फाइंड करने के लिए। पूल है, मिनरेट्स है, मीनार है, आपके ट्री है, इनकी हाइट वगैरह पता करने के लिए, यानी जो इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री का वो एक बहुत वाइड एरिया में है। तो चैप्टर 9 का नाम भी है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आपको दो चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल सीखनी पड़ेंगी, उन्हीं दो चीजों का यूज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। केवल आपको ये जानना ये बनते कहां पर हैं। देखेगा, सीधी सी बात है, हम जब सीधे खड़े होते हैं, अगर हम अपनी नजर उठा के किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब हम नीचे इस प्रकार से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस इतना ही अंतर है कि जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में किसी चीज को हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आप ऐसे मान के चलिएगा कि आप नीचे खड़े हैं और किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपनी छत पर बैठा है या छत पर खड़ा है। तो जब आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं तो आपकी आंख से उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब वो आपको नीचे की तरफ देख रहा है तो उसकी आंख से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उस वक्त दोनों ही एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। ये आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल लेवल तक की है, 10th लेवल तक की, वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है। अभी तक आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जहां ट्रिग्नोमेट्री किसी राइट एंगल ट्राइंगल के बगैर किसी दूसरे ट्राइंगल में भी यूज हुई हो। तो देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल ए, बी पर राइट एंगल ट्राइंगल AC है। अब आप देखिएगा कि मान लीजिएगा यहां पर एक हमने फ्लैग लगा दिया है, यहां पर एक फ्लैग लगा हुआ है, और ये फ्लैग का टॉप पॉइंट है। फ्लैग यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये टॉप पॉइंट है। अब यहां से आपकी आंख है ये, अब यहां से आप इस फ्लैग को देख रहे हैं तो आपकी आंख नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि यहां पर होगा। मान लीजिए कि वो थीटा रहा होगा, थीटा डिग्री जो भी हो। अब मान लीजिएगा वहां पर आप पहुंच जाइएगा, ये मान लीजिए किसी छत पर फ्लैग लगा हुआ है। अब वहां से जब आपको कोई नीचे देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो कि थीटा आल्सो, मतलब यूज वो इसकी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल ही होगी। अब इक्वल क्यों होगी, उसकी वजह क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल टू ईच अदर। उसकी वजह क्या है, तो वजह के लिए आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि जब दो पैरेलल लाइंस इस प्रकार से होती है, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। आप देखिएगा क्या यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं आ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल क्यों होते हैं, ये दोनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये भी आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, विच आर द पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज लाइन AB, मतलब AC विल बी ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज एंगल थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू ईच अदर सिंस बोथ द एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस इतनी सी बात है। शेष आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा। मोस्टली किसका होता है, tan, sin एंड cos। मोस्टली यूज होता है tan, sin एंड cos का यूज होता है। अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस गिवन हो तो cos का यूज होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन हो sin यूज होगी, परपेंडिकुलर बेस गिवन हो tan यूज होगा। बस ये तीन फार्मूले हैं जो मोस्टली आपके यहाँ पर यूज होंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कहा गया है एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन है लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पर नोट नहीं कर रहे, ऐसे पढ़ के समझा रहे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। देखेगा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट यानी सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। इस क्लाइंबिंग लिखा हुआ है, विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड। जो टाइटली स्ट्रेच में मतलब बिल्कुल टाइट खिंची हुई है, इसमें स्लैक नहीं है। स्लैक क्या होता है, रस्सी, जैसे यही है आपका
इस प्रकार से पोल है, ये ओरिएंटल लाइन है, ये जो रस्सी को हमने किया ये टाइटली है, टाइटली, और स्लैग इसमें नहीं है, यानी इस प्रकार से ढेली नहीं बंधी हुई है, टाइटली बांधी गई है। और आगे कहा गया है टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल pole on the ground and the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 20। रस्सी की लंबाई दी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हमारा ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड पे ही बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप पर बनेगा, किसी ऊंचाई पर, ये भी हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिएगा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आइए करते हैं इसको कैसे करना है। इस प्रकार से देखिएगा हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पोल है वो भी स्ट्रेट खड़ा होगा, तो हमसे पोल की हाइट पूछी जा रही है। हमने मान लिया कि पोल की हाइट जो है h है, ये रोप है यानी रस्सी जो टाइटली आपकी यहां से यहां तक स्ट्रेच है, खिंची हुई है, जिसकी लेंथ है 20 मीटर यानी 20 मीटर, और जो ग्राउंड लेवल से इसका एंगल बन रहा है यहाँ के साथ वो है 30 डिग्री। इतना आपको गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ऐसा कोई हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, सभी के डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। लेट द हाइट ऑफ पोल बी h, पोल की हाइट हमने h मान ली। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन बना रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कब बनेगा, जो हम साइन का रेशियो लेकर चलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका ए बी अपॉन बी सी। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू हमने h कंसीडर की है, बी सी की वैल्यू नहीं, सॉरी बी सी क्यों, ए सी, बेस नहीं लेना, पर हाइपोटेन्यूस लेना, ए सी, और ए सी की वैल्यू यहाँ पर हमको 20 गिवन है। अब आप देखिएगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20, दैट इज h इज इक्वल टू आपका आ गया 20/2, h इज इक्वल टू 10 मीटर। हेंस हाइट ऑफ द पोल भी 10 मीटर। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें से कहा गया है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। अब यहां पर हमसे कहा गया, ये समझिएगा कि एक पेड़ है हमारे पास। पहले क्वेश्चन एक बार कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आगे क्या कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमसे ये कहा गया है कि एक पेड़ है इस प्रकार से, अब ये पेड़ आंधी में या बारिश तेज आंधी आने की वजह से टूट गया। अब कहां से टूटा है, कहीं से टूट गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कहां से टूटा, लेकिन टूटा है, यहां से टूट गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी h1 है हाइट, और यहां से यहां तक की h2 है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री भी h1 प्लस h2। अब ये इसका ब्रोकन पार्ट है जो यहां से इस प्रकार से जमीन पर जाकर के झुक गया, ये तो इसका जो कंप्लीटली वहां से अलग नहीं हुआ है, जुड़ा हुआ है थोड़ा, तो जमीन पे आके टच कर रहा। अमूमन पेड़ इसी प्रकार से टूटते हैं, ऐसे टूटते हैं और जमीन पे जाके लग जाते हैं, देखे होंगे आपने बहुत से पेड़। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका है, जो टॉप इसकी जमीन को ग्राउंड को टच कर रही है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है इसमें 30 डिग्री। और इस टॉप और ट्री का जो फुट है इसकी डिस्टेंस भी हमको गिवन है 8 मीटर। हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द ट्री। अब जो ये h1 है भैया, तो ये भी तो h1 ही होगा, वही पार्ट तो यहां झुक करके आ रहा है नीचे का। तो देखिएगा अगर हम ये यहां से मान लीजिएगा ए बी सी, और वो उधर कोई जरूरत नहीं हमको, h1 तो हमारे यहां से निकल आएगी, जो ये होगी वही ए होगी। तो अभी हमको बेस, हाइपोटेनियस और एंगल गिवन है, तो कॉस का फार्मूला लगा देंगे। जब कॉस का फार्मूला लगा देंगे हमको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। जब हाइपोटेनियस मिल जाएगा, एंगल गिवन है, तो हमें परपेंडिकुलर के लिए साइन का रिलेशन लगा देंगे। तो इसमें हमें दो रिलेशन लगाने पड़ेंगे, साइन एंड कॉस का। लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कॉस 30 इज इक्वल टू, या कॉस थीटा हमने डायरेक्ट 30 लगा देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस BC अपॉन AC।
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये आपको लर्न होनी ही चाहिए। तो BC की वैल्यू है 8 और AC की वैल्यू है H1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका H1 इक्वल टू आ जाएगा, H1 इक्वल टू आ जाएगा 16/√3 मीटर। H1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC sin 30 इक्वल टू। अब आप कहोगे sin 30 का यूज क्यों कर रहे हैं? sin 30 का यूज इसलिए कर रहे हैं अब आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन आता है साइन में। एंगल हमको गिवन नहीं है, तो sin 30 इक्वल टू अब हो जाएगा आपका AB/AC, बात था BC/AC। तो sin 30 वैल्यू होती है 1/2, AB को हमने माना H2 और AC हमारी फाइंड हो गई है। अभी एक बार H1 ही लिख लो, तो 1/2 H2/H1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 16/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2H2 इक्वल टू 16/√3। ये से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज H2 इक्वल टू 8/√3। ये आ गई आपकी H2 की वैल्यू। हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री V, तो रिक्वायर्ड हाइट ट्री की क्या होगी? H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16/√3 प्लस H2 की वैल्यू है 8/√3। इट कैन बी रिटन एज 24/√3। वैल्यू को हमेशा आप रेशनलाइजेशन करके ही देंगे। अब ये रेशनलाइजेशन नहीं है। रेशनलाइजेशन मीन्स क्या है? रेशनलाइजेशन करके देने से मतलब है कि आपके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में रूट नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना ही छोड़ के आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3/√3। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 24√3/3, दैट इज 8√3। अगर √3 की वैल्यू आपको दे दी जाए 1.732 तो वो भी आप यहां पुट करेंगे, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। √3 की वैल्यू नहीं है, तो यही आपके जो ये टोटल पेड़ यहां से लेकर के यहां तक है उसकी टोटल हाइट है 8√3। किस प्रकार से फाइंड करेंगे? हमने आपको साइन और कॉस का रिलेशन यूज करके समझाया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन विच वी हैव गिवन दैट ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा गया एक पार्क में आप 2 स्लाइड्स लगाइए। स्लाइड्स नहीं होते बच्चे बैठ करके नीचे फिसलते हैं, कुछ स्लाइड्स होते पार्क में अक्सर लगाए जाते हैं। कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए थोड़ी कम ऊंचाई के होते हैं। भाई देवी अगर गिरे तो चोट ज्यादा ना लगे, तो उससे कहा गया कि आप 2 स्लाइड्स यहाँ लगाइएगा, एक छोटे बच्चों के लिए, एक कुछ बड़े बच्चों के लिए। ठीक, आगे कहा गया है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या कहा गया? शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जिसका टॉप जो है, यानी एक जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, बिलो 5 ईयर्स हैं, उनके लिए एक ऐसी स्लाइड्स बनाइएगा जिसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए? मैक्सिमम 1.3 मीटर। ठीक है, इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, वेयर इज द फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और फिर उससे थोड़े बड़े चिल्ड्रन के लिए मोर देन 5 ईयर्स, उनके लिए जो आपको बनाना है, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। जो इसकी जो स्लाइड बनेगी वो आपकी जस्ट ट्वाइस होनी चाहिए, जो बिलो 5 ईयर्स है उससे जस्ट ट्वाइस हाइट होनी चाहिए, मीन्स 3 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, या और जो इसका एलिवेशन है या इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, दोनों ही केसों में स्लाइड्स की लेंथ क्या है? जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे पूछा गया था, जो वहां लेंथ गिवन थी आपकी रोप की, यहाँ आपसे एक तरीके से रोप की लेंथ पूछी जा रही थी। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अच्छा आप समझ पाए होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 3 क्या है। हमारे पास इस प्रकार से 2 स्लाइड है, एक छोटे बच्चों के लिए है जिसकी हाइट हमको गिवन है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और जो इंक्लाइनेशन इस स्लाइड का है, बच्चे इस पर बैठ करके फिसलेंगे यहां से।
ठीक, तो ये आपकी स्लाइड कही जाती है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। इसको हमने मान लिया ए बी सी। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड की पोजीशन। हमको ये फाइंड करना है कि इसका स्लाइड की लेंथ कितनी है। इसी प्रकार से एक सेकंड स्लाइड भी है जो मोर देन 5 इयर्स, जो बच्चे आपके 5 साल से बड़े हैं उनके लिए हमें स्लाइड बनानी है। देखिएगा इसकी जस्ट हाइट है 3 मीटर, जस्ट पहले से ट्वाइस। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ग्राउंड से इसका एंगल है, वो भी एंगल भी ट्वाइस हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो ये मान लीजिएगा आप पी क्यू आर, दोनों ही पोजीशन में आपको क्या बताना है, यहां पर एसी बताना और यहां पर आपको पी आर बताना है, स्लाइड की लेंथ बतानी है। इतनी सी बात है। क्वेश्चन समझ पाए। 3 क्या है कि एक पार्क में इस प्रकार से 2 स्लाइड्स हैं। फर्स्ट पार्क जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, ग्राउंड से उसका एंगल है वो 30 डिग्री है। आपको इस स्लाइड की हाइट लेंथ फाइंड करनी है। सेकंड स्लाइड की हाइट 3 मीटर है, एंगल जो आपके ग्राउंड से उसका है वो 60 डिग्री है। आपको यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड करनी है, स्लाइड कितनी लंबी है। दोनों रिलेशन में साइन का यूज करके बहुत ही इजी तरीके से हम स्लाइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इन राइटिंग कुछ भी आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने डायग्राम बना दिए तो आप इसमें डायग्राम में ही सब कुछ है। यहाँ एसी फाइंड करना है या पीक्यू फाइंड करना। लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी साइन 30 इज इक्वल टू आपका होगा ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू है 1.5 अपॉन में ए सी फाइंड करना है। तो ए सी मीन्स कितना आ रहा है, यहां से आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.0। हेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड्स भी 3 मीटर। ठीक, तो पहली स्लाइड की जो लेंथ है वो आपकी 3 मीटर आ गई। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की जब बात करेंगे तो फिर लगाएंगे यहां पर साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है 3 अपॉन पी आर हमको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पी आर √3 पी आर इज इक्वल टू आ गया 6। तो यहां से अगर हम पी आर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन √3। आप इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3 अपॉन 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 2√3 मीटर। 2√3 मीटर यानी मोर देन आपका इसके थोड़ी जो लेंथ है मोर देन। आप यहाँ अगर पॉइंट √3 की वैल्यू आपको गिवन हो तो पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट स्लाइड की लेंथ जो आपके बिलो 5 इयर्स है उसकी लेंथ तो आ गई है 3 मीटर। यहाँ 3 मीटर है, ये 13। और जो अब 5 इयर्स बच्चे हैं उनकी स्लाइड की जो लेंथ है वो 2√3। अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 3 मीटर से थोड़ा ज्यादा निकलेगा जाकर के। ठीक, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमको ये गिवन है, एक ये टावर है जो 30 मीटर दूर से इसके टॉप को देखा जाता है और एंगल भी 30 डिग्री ही है और 30 मीटर दूर से हम इसको देख रहे हैं। तो हाइट ऑफ द टावर हमको बताना, ए बी सी। एक बार फिर समझ लीजिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर फ्रॉम अवे द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट आपके इसके टावर के फुट से भी 30 मीटर दूरी पर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की आपको हाइट बतानी है। इस पोजीशन में आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर और बेस किसके रिलेशन में आते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन के रिलेशन में आते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस के रिलेशन में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस टेन के रिलेशन में आते हैं।
लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच। टावर की ऊंचाई को हमने एच कंसीडर कर लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के रिलेशन में आता। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमको फाइंड करना है और बी सी हमको 30 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू 30, दैट इज ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 अपॉन √3। आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं 30√3 अपॉन 3, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो टावर की रिक्वायर्ड हाइट है दैट इज ए बी इज इक्वल टू आ जाएगी 10√3। हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर भी 10√3। √3 की वैल्यू अगर गिवन हो तो पुट करेंगे, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ दें। ठीक, आप समझिएगा क्वेश्चन ये 3 था और ये था क्वेश्चन 4। नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। In question 5th, we have given that a kite is flying at the height of the 60 meter above the ground. एक kite ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाइंग कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground. और उसकी स्ट्रिंग यानी धागा क्या है, धागे को किसी ग्राउंड के पॉइंट पर वहां पर टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ था। इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। हाइट भी 60 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री है। दो चीजें क्लियर हमारी हो गई। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सिलेक्ट, लेकिन वो कह रहे जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें कोई सिलेक्ट नहीं, यानी ढीलापन नहीं है, टाइट है। क्लियर। आगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ हमको फाइंड करने। तो देखिएगा कितना साफ सुथरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया है। 5 समझ पाए होंगे आप क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार से एक यहां पर पतंग उड़ रही है, इस जगह पर एक पतंग ये उड़ रही है, और जिसकी जो जमीन से हाइट है इस पतंग की वो 60 मीटर ही है। तो हाइट तो परपेंडिकुलर ही ली जाती है, हाइट तो परपेंडिकुलर ली जाती है। और इस प्रकार से ग्राउंड पर इसको कहीं पर अटैच कर दिया है किसी ने, उड़ाते उड़ाते थक गया तो उसने जमीन पर बांध दिया, उड़ने। इस प्रकार से काट फ्लाई हो रही है, वहां की इसकी स्ट्रिंग को हमने यहां पर अटैच कर दिया। स्ट्रिंग आपकी पॉइंट सी पर अटैच है, यहाँ पर ए पॉइंट पर काइट है और ये बी पॉइंट आपका ग्राउंड का वर्टिकल पॉइंट है, और यहां से जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है वो है 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल फ्रॉम ग्राउंड टू द काइट विल बी 60 डिग्री। जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, गिवन है हमको। देखिएगा हमको क्या फाइंड करना है, इसमें जो यहां से यहां तक स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है। हाइट हमको गिवन है, एंगल हमको गिवन है। अब हाइट और हाइपोटेनियस में रिलेशन बनाना है, तो वो किसके एंगल उसमें बनता है रिलेशन, साइन में। ठीक, तो राइट एंगल लेट द, या आप लेंथ को एल कंसीडर भी कर सकते हो या ना भी करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए बी की वैल्यू 60 है और ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी √3 ए सी इज इक्वल टू आपका आ रहा है 120। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन √3। √3 का यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू √3 अपॉन 3। दैट इज ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। 30 को 120, 30 4 या 120 नहीं 3 से डिवाइड कर रहे तो 40 √3 मीटर। तो जो आपके स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो यहां से तक की है 40 √3 मीटर। अगर आपसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी है तो कॉस का लगा देंगे या 10 का लगा देंगे, 10 का लगा देंगे तब भी निकल आएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें हमको गिवन है 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग ए सम एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक लड़का जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर वो है खड़ा हुआ है। हमसे ये कहा जा रहा है। ठीक,
नेक्स्ट हमसे कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही बास टुवर्ड द बिल्डिंग। कुछ दूरी बिल्डिंग चलने के बाद पहले उसने देखा खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ तो एंगल उसको 30 नजर आया, फिर वह बिल्डिंग की तरफ कुछ आगे चला, फिर उसने टॉप को देखा तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही बार टुवर्ड द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ वो कितनी डिस्टेंस चला है हमको वो फाइंड करनी है। ये सवाल अच्छा है, आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 इस प्रकार से है, एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग ये है आपकी, तो 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट ये परपेंडिकुलर हाइट है। अब एक स्टूडेंट आपका यहाँ पर है, पहले यहां से उसने उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। कुछ डिस्टेंस वह बिल्डिंग की तरफ चलता है टुवर्ड द बिल्डिंग्स, तो मान लीजिए वो यहां पर आ गया, ए पॉइंट से वह यहां से चलेगा ए बी और ये आपका सी पॉइंट है, सी से वह डी पर आ जाता है, डी से फिर वह उसी बिल्डिंग के टॉप को उसी पॉइंट को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 से 60 डिग्री हो जाता है। हमको क्या गिवन था, केवल इतना ही इसमें गिवन था, ए 1.5 टाल वो, इसमें एक चीज ये भी हमको शो करनी है कि लड़के की ऊंचाई भी है इसमें 1.5 मीटर, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लड़के की हाइट भी लेकर चलिएगा, नहीं तो टोटल आपकी जो हाइट बिल्डिंग की है उसमें से 1.5 कम कर दीजिएगा। तो जो बिल्डिंग आपकी 30 मीटर हाई इसमें गिवन है 30 मीटर, तो उसमें से आप 1.5 करेंगे तो 28.5 मीटर रह सकती है। तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपको लड़के की भी हाइट को दिखाना पड़ेगा यहां से इस प्रकार से डायग्राम बना के। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये लड़के की आई है, ठीक, लड़के की आई यहां पर है, आंख उसकी पहले यहां पर थी, अब आंख उसकी आ गई है यहां पर, ठीक, ये आंख है। तो जो हाइट हमारी थी 30 मीटर बिल्डिंग की, उसमें से लड़के की हाइट हम कम कर देंगे तो ये बचेगी 28.5 मीटर। तो हम इसको लेके चल रहे हैं 28.5 मीटर, ठीक। CD को हम x कंसीडर करेंगे और शेष डिस्टेंस को y कंसीडर करेंगे। ये हमारा यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक है y। हमको ये फाइंड करना है कि x कितना है। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड यानी सी पॉइंट से डी पॉइंट पर जब वो लड़का पहुंचा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जिसकी वजह से एंगल एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। अगर हम कंप्लीट हाइट के मकान की हाइट के साथ ही लड़के की हाइट का एडिशन करेंगे तो 1.5 फिर हमें बाद में कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लड़के की हमने आंख को दिखा दिया है, कहने मतलब ये है कि अब वो लड़के की जो हाइट है वो हमने खत्म कर दी है। खड़े होके देख रहा था ना, पहले वो बैठ के तो देख नहीं रहा, खड़े होके देख रहा था, तो बिल्डिंग के साथ उसकी हाइट भी एडिशन हो रही है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा कहां से बनेगा, आंख से पहले लाइन जाती है हमेशा, ग्राउंड से थोड़ी जाती है। ग्राउंड से ही देखें तो फिर हम अपने लड़के की हाइट को नहीं एडिशन करेंगे। तो हमने उसकी हाइट को यहां से टोटल से कम कर दिया, तो ये जो बिल्डिंग की हाइट ही है हमारी वो 28.5 हमने कंसीडर कर ली। क्यों कर ली है वो आपको हमने समझा दिया है कि लड़के की हाइट को हमने 1.5 को कम कर दिया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, राइट एंगल ट्राइंगल ABD, यहां पर हाइट और आपका बेस तो 10 का लेके चलेंगे, 10 60 इज इक्वल टू है AB अपॉन BD। AB की जो 10 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इज इक्वल टू AB है 28.5 अपॉन BD, हमको BD हमने बाई कंसीडर की, बाई। तो यहां से आपकी बाई की वैल्यू निकल आई है, बाई इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन √3। हालांकि बाई की वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, फिर लगा के चलेंगे 10, अब आपका 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, AB 28.5 है और BC हमारी x प्लस y। सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गई है 28.5 √3। पुटिंग वैल्यू ऑफ y,
हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू वहां से ही आप पुट कर देंगे। आप पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। पूरे से आप 28.5 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपका रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, दैट इज 28.5। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। 28.5 2 आर 57। ठीक, कंप्लीटली 57 हो जाएंगे, क्योंकि 0 और ये 5 अपॉन रूट 3। आप रेशलाइजेशन कर दीजिएगा इसका, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 रूट 3 अपॉन 3, यानी ये आ जाएगी आपकी 19 रूट 3 मीटर। यानी वह लड़का बिल्डिंग की तरफ 19 3 या 57 होते हैं, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो वह लड़का यहाँ से सी पॉइंट से जब डी पॉइंट पर पहुंचा है, एंगल 30 से उसका 60 डिग्री हुआ है, तब वह 19.3 डिस्टेंस कवर कर चुका था। आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका 7 क्वेश्चन समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन विच वी हैव गिवन दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of a tower, transmission tower, fixed at the top of 20-meter high building, are 45 and 65 degree respectively. Find the height of tower. यहाँ पर हमसे ये कहा गया, एक टावर है जो किसी मकान की छत पर लगा हुआ। आजकल जो टावर है वो थोड़े हल्के एरिया को कवर करने के लिए हम लोगों के मकानों की छत पर भी आपने लगे देखे होंगे। कुछ टावर ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे बहुत बड़े लगे होते हैं, जमीन पर खड़े होते हैं, तो उनका जो ट्रांसमिशन एरिया होता है, कवरिंग ट्रांसमिशन एरिया होता है, वो ज्यादा होता है। और जो छत पे लगाए जाते हैं वो थोड़ी बीच को कवर करने के लिए होते हैं, थोड़ी जगह कवर करने के लिए, मतलब 1-2 किलोमीटर होती होगी उनकी रेंज, जो भी है बहरहाल कम होती है, तो वो छतों पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक आ गया, किसी मकान की छत पर एक टावर लगा हुआ है। अब हम उस टावर को देख रहे हैं, कहीं दूर खड़े होकर उस टावर को, जो छत पर फुट है उसका, उसे भी देख रहे हैं और उसके टॉप को भी देख रहे हैं। टावर के टॉप को, टावर के फुट को देख रहे हैं जो छत पर है। अब दोनों ही एंगल अलग अलग होंगे। अब एक एंगल 45 होगा तो एक 60 डिग्री है इसमें, तो 45 एंगल कौन सा होना चाहिए? गिवन भी है उसमें फुट वाला, यानी जो हमें कम नजर उठा के देखना पड़ रहा था 45 हो गया, नजर हमने उठा दी तो 60 डिग्री हो गया। नजर यहाँ पर है तो हम उसके फुट को देख रहे हैं, नजर ऊपर होगी तो हम उसके टॉप को देख रहे हैं। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर हमको गिवन है, एंगल हमको गिवन है, हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? आप सवाल समझ पाए होंगे। आइए समझते हैं कैसे हमको करना है। तो इस प्रकार से देखेगा कि ये कोई मकान है, ये कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके छत पर एक टावर है। ठीक, अब टावर को यहां लगाया गया है इसकी मकान की छत पर, ये टावर है। आप कहीं बाहर के ग्राउंड पर खड़े होंगे इस प्रकार से, उसी ग्राउंड पे मकान होगा, उसी ग्राउंड पे आप खड़े होंगे, ग्राउंड तो दोनों का सेम होगा। अब आपने पहले क्या देखा? यहां पर, फिर कहां पे देखा? यहां पर। अलग अलग ये आपके एंगल है, ये है आपका 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। हमको बताना है हाइट ऑफ टावर, ए बी सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायग्राम बनेगा। टोटल हाइट ग्राउंड से टॉप ऑफ टावर है h+20। अब आप क्या करेंगे? 45 डिग्री का हम यूज करते हैं, तो 45 डिग्री का यूज करने से हमको डिस्टेंस बिटवीन आई साइट एंड बिल्डिंग मिल जाएगी, ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? इस एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, आपको h मिल जाएगी, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार से करना। तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर मतलब कोई व्यक्ति देखने वाला है, वो हम x मान लें, तो वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर्स, और ये हमने यहीं पर शो कर दिया, ये x मीटर है, x मीटर्स। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर्स। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD बेस और हाइपोटेनियस का, बेस और परपेंडिकुलर यूज इसमें हो रहा है, तो tan का रिलेशन लगाएंगे। तो tan एंगल है 45, tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, दैट इज x इक्वल टू आपका आ गया 20 मीटर। दैट इज ऑब्जर्वर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम बिल्डिंग 20 मीटर। जो देखने वाला व्यक्ति है टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी उस बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग की हाइट है वो उसकी डिस्टेंस भी है बिल्डिंग से, ये क्लियर हो गया, यानी x भी हमारा 20 मीटर आ गया। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, यहां भी tan का यूज करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC मीन्स है AB प्लस BC अपॉन CD, √3। AB को हमने H कंसीडर किया है, BC 20 और CD भी हमने 20 ही फाइंड कर लिए, 20 फाइंड कर लिए, इसीलिए वो पहले निकालनी पड़ी है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो चीजें फाइंड करनी है आप उन्हीं के पीछे पड़ जाए फाइंड करने के लिए, नहीं, आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे जिनकी हमें, जो क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं गए, जिनकी जिक्र भी नहीं की गई है, लेकिन उनके बगैर हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो हमें ये x अननोन वैल्यू है, इसे भी पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इसकी h फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20, दैट इज h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। यहां से आपका h इज इक्वल टू 20 टेकन आउट कॉमन, √3 माइनस 1। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन हो तो इसमें पुट कर देंगे, आपके टावर की हाइट निकल आएगी। हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, हैंस हाइट ऑफ टावर भी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यू कैन नोट डाउन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इन विच वी हैव गिवन दैट a statue of 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of the elevation top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Same question as it same 7 है, लेकिन आपका थोड़ा लैंग्वेज में फर्क कर दिया। वहां क्या था, आपको टावर की हाइट पूछी गई थी, लेकिन यहाँ जो पेडिस्टल मीन्स चबूतरा, एक ऊंचा सा, जैसे नहीं हम किसी स्टैचू को बनाना चाहते हैं, किसी मूर्ति को खड़ा करना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए एक मंच तैयार करते हैं, थोड़ा ऊंचाई से दिखाई दे, बिल्कुल जमीन पर कभी ज्यादातर आपने देखा कोई मूर्ति खड़ा नहीं करते, तो उसके लिए पहले हम एक पेडिस्टल बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो पेडिस्टल आप फाउंडेशन समझ सकते हैं, अपनी हिंदी भाषा में चबूतरा कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर उस चबूतरे की ऊंचाई फाइंड करवाएगी। लेकिन सेम कह दिया गया कि जब हम किसी पॉइंट से देख रहे हैं ग्राउंड से, तो उस स्टैचू के टॉप को भी देख रहे हैं, लेकिन स्टैचू के फुट को नहीं कहा है, बल्कि टॉप ऑफ पेडिस्टल कर दिया। बात तो एक ही है, टॉप ऑफ पेडिस्टल कह दें या फुट ऑफ स्टैचू कह दें। यहाँ भी अभी टावर वाले में भी हम ये कह सकते थे टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ टावर। तो बात तो एक ही, आप देखेंगे तो उसी जगह पर जहां पर फुट है टावर का, वही टॉप भी है बिल्डिंग का, एक ही बात तो है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको लैंग्वेज में फर्क किया गया, सब चीजें वही है। वहां टावर की हाइट पूछी गई थी, यहाँ एक तरीके जो स्टैचू खड़ा है किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी फाउंडेशन के ऊपर, तो स्टैचू की हाइट हमको गिवन है 1.6 मीटर, पेडिस्टल की हाइट हमसे पूछी जा रही है। टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल है आपका 60 डिग्री, और जब टावर के फुट को उस स्टैचू के फुट को देख रहे हैं, मीन्स टॉप ऑफ पेडिस्टल देख रहे हैं, तो एंगल है हमारा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, यहाँ हमसे चबूतरे की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी उस फाउंडेशन की ऊंचाई पूछी जा रही है। देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा क्या कहा जा रहा है और हमें क्या फाइंड। इस प्रकार से है, ये हमने एक फाउंडेशन बनाया। अक्सर आपने देखा होगा जो भी स्टैचू बनाएंगे तो उसके लिए पहले एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, जिससे उसकी ऊंचाई और बढ़ जाती है।
ठीक। अब इस पर हमने एक स्टैचू खड़ा कर दिया, तो हम इस प्रकार से स्टैचू मान के चलेंगे। यहाँ पर ये स्टैचू खड़ा है, इसकी हाइट है हमारी 1.6 मीटर, ये पेडिस्टल है। अब हम पेडिस्टल के टॉप को देखें या स्टैचू के फुट को देखें, एक ही बात तो है। अब ऑब्जर्वर यहाँ कहीं खड़ा हुआ है, तो इनका बेस तो एक ही ऑब्जर्वर और बिल्डिंग, ये पेडिस्टल का। तो यहां से हम दोनों ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ फुट को भी और ये टॉप को भी। क्लियर? ये एंगल है हमारा 45 और 60 एंगल परहैप्स वही है, सेम एंगल है। ये एंगल हमारा 45 और ये एंगल है 60 डिग्री। उस क्वेश्चन हमको ये हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन थी और यहाँ पर टावर की हाइट पूछी गई थी, लेकिन यहाँ एक तरीके से टावर यानी स्टैचू की हाइट हमको गिवन है, पेडिस्टल की हाइट हमसे पूछी जा रही। लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल बी h a d। लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी h। पेडिस्टल की हाइट हमने h मान ली है और आपका ये, तो पेडिस्टल की हाइट को हमने h कंसीडर कर लिया और डिस्टेंस बिटवीन पेडिस्टल एंड द ऑब्जर्वर भी x, ये हमने x को x कंसीडर कर लिया। नाउ इन राइट एंगल, सबसे पहले सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ट्रायंगल VC एंड D। इन राइट एंगल ट्रायंगल VCD tan का रिलेशन लगेगा, और tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 वैल्यू 1 होती है, BC मीन्स H, CD मीन्स X, दैट इज X इक्वल टू H। इक्वेशन फर्स्ट अननोन वैल्यू है हमारी। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC नहीं सॉरी ABD भी गलत लिखा हुआ है, ACD tan 60 is equal to AC upon CD। tan 60 is equal to CD, AC can be written as AB plus BC upon CD। tan 60 वैल्यू होती है √3। AB मीन्स 1.6, BC मीन्स H और CD मीन्स X। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we get √3 x equal to 1.6 plus h इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि x की वैल्यू हमें जरूरत नहीं है, हमें h फाइंड करना है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इन सेकेंड, दैट इज √3 x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई h is equal to 1.6 plus h means √3h minus h is equal to 1.6, h taken out common, √3 minus 1 is equal to 1.6, h is equal to 1.6 upon √3 minus 1। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √3 plus 1 का आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 plus 1 और √3 plus 1 1.6। √3 plus 1 ही रहने दीजिएगा आप। a² माइनस b² मीन्स 3 माइनस 1 मीन्स 2। 1.8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.8 इंटू √3 plus 1। हैंस हाइट ऑफ पेडिस्टल भी 0.8 इंटू √3 plus 1 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को भी हम समझ सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन 8 था। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of the tower be 50 meters, find the height of the building। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, एक टावर है एक बिल्डिंग है, दोनों सेम ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, यानी बेस दोनों का एक ही। अब की बात टावर किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, पहले हम किसी टावर के पास खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तब हमारी जो आई है वो फुट ऑफ द टावर है।
तो फुट ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर बी सी द टॉप ऑफ बिल्डिंग, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अगेन हमारी आंख जो है अब बेस पे है बिल्डिंग के, अब वहां से हम टावर के फुट को टॉप को देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है और टावर की हाइट 50 मीटर है, तो आपको उस बिल्डिंग की हाइट को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ पाए? आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सीधी सी बात है, टावर की जो हाइट है मोर देन बिल्डिंग होगी, क्योंकि टावर बिल्डिंग से ऊंचे होते हैं हर हालत में, दोनों ही सेम बेस पर खड़े हुए। पहले हमने क्या कहा, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 30 डिग्री। अब वहां से भाग करके बिल्डिंग के फुट पर आ गए, टावर के टॉप को देखते हैं, तो वहां से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये जो हाइट आपको इसकी गिवन है हमारे टावर की, वो है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। दोनों जगह 90 डिग्री एंगल बनेंगे, 90 डिग्री एंगल दोनों ही जगह बनेंगे, एक यहां पर भी बनेगा और एक यहां पर भी बनेगा। लेकिन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। वो कहां से फाइंड कर सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी डी, इनको नाम भी दे दीजिएगा, ए बी सी डी। अगर ट्राइंगल ए बी सी को हम लेते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उस एक्स की वैल्यू को यूज हो जाएगा ट्राइंगल सी डी सी बी में, अननोन वैल्यू एच आपको फाइंड हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझनी है और जो कहा गया उसका आप डायग्राम बना सकें, तो कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। आइए, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग भी एच, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी एच। डिस्टेंस को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो लिख ही सकते, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग भी एक्स। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू है 50, बी सी को हमने x कंसीडर किया, दैट इज √3, x इज इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। रेशलाइजेशन कर दीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग भी 50 √3 अपॉन 3, मीन्स ये आपकी आएगी आपकी 16 18 के कुछ समथिंग होगी, यानी लेस देन 20 होगी, क्योंकि आप 16 को 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, और 16 पॉइंट समथिंग में जब आप 1.73 का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो 20 के इर्द गिर्द आपकी इसकी हाइट आ जाएगी, लेकिन वो कोई आपको पॉइंट में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी यहां भी हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू वो tan 30। इसका एंगल क्या है? बी सी डी का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और ए बी सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 था, तो tan 30 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी डी अपॉन सी बी। tan 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, सी डी मीन्स है एच और सी बी मीन्स एक्स। अगेन एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √3h इज इक्वल टू एक्स, √3h इज इक्वल टू एक्स। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो √3h इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 √3 अपॉन 3। √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स h इज इक्वल टू आपका आ गया 50 √3 मीन्स 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। Hence height of building be 16.66 meter or 16 whole 2 upon 3 meter. You can match the answer and let's understand next question 10. Let's understand next question 10, in which we have given that two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is the 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the poles from that point.
मीन्स एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, एक पोल इधर खड़ा हुआ है, एक पोल इधर खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि रोड के बीचों बीच से हम दोनों को देख रहे हैं, ये बीचों बीच से कैसे कह सकते हैं? अगर हम रोड के बीचों बीच से हम देख रहे हैं तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन वन एंगल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड पोल्स विल बी इक्वल। दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हम रोड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे खड़े होकर के पोल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तभी तो एंगल कम ज्यादा हो पाएंगे। यानी रोड के किधर ही मिड पॉइंट से हम एक साइड पर इधर उधर हैं। तो हमको बताना क्या है कि उन दोनों पोल्स सेम हाइट के हैं, तो दोनों पोल्स की हाइट बतानी, यानी किसी एक पोल की हाइट फाइंड कर लेंगे, दोनों को हो जाएगी। ठीक, और आपको बताना है कि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं उस पॉइंट से दोनों पोल्स की डिस्टेंस क्या है। मिड तो है नहीं, अगर मिड होती, इसमें कहा गया देखो साफ लिखा हुआ है विच इज द 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीचों बीच से। तो बीचों बीच से अगर हम देखेंगे तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक रोड के किनारे खड़ा हो, एक रोड से दूर खड़ा हो सकता है बीचों बीच से भी कहना उनका ठीक हो। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं उन्होंने क्या कहा है और हमको करना क्या। इस प्रकार से दो पोल खड़े हुए हैं, एक ये है और एक पोल ये है, दोनों की हाइट सेम है, ये दोनों पोल की हाइट सेम है। ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है, हमने कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये ज्यादा नजदीक कर लिया इसके। ठीक है, तो एक पॉइंट ये ले लिया है, यहां से दोनों को ही हम देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट है। ठीक, यहां से हम दोनों पोल्स को ही देखते हैं। तो ए बी सी डी एंड ई, पोल H1 है, यानी पोल की हाइट H है और पोल की हाइट H है, दोनों ही सेम लेंथ के हैं, सेम हाइट के, तो H ही मानेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन BD भी X 80 मीटर है, तो अगर हम इसको CD को X कंसीडर कर लेते हैं तो फिर CB कितनी बचेगी, 80 माइनस X मीटर। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री होगा, जिसका स्टीप ज्यादा एकदम स्टैंड है वो ज्यादा एंगल होगा, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। इतनी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें एक तो X की वैल्यू बतानी है और H की वैल्यू बतानी है। 3 आंसर बताने हैं। एक आंसर बताना है डिस्टेंस बिटवीन CB, डिस्टेंस बिटवीन CD एंड हाइट ऑफ पोल। आपको 3 आंसर यहां निकाल के रखने हैं। चलिए, लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी H एंड पॉइंट ऑफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ पोल्स आर CD एंड CB रेस्पेक्टिवली। ये हम ये मान के चले कि CD इक्वल टू अगर X है तो CB इक्वल टू 80 माइनस X होगा, ये भी हमको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। लेट हाइट ऑफ पोल्स भी, लेट CD इक्वल टू X, देन CB इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस X। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल किसी को भी ले लीजिएगा, ABC, ABC एंगल लेके चलेंगे तो tan का ही रिलेशन लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस, डायरेक्टली लिख दीजिएगा या पूरी वैल्यू यहां पर लिखिएगा पहले, AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, इसको हमने H कंसीडर किया है, और BC हमारी 80 माइनस X, दैट इज √3H इज इक्वल टू 80 माइनस X। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE, राइट एंगल ट्राइंगल CDE को जब लेके चलेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू DE अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, DE H है और CD है X, दैट इज √3X इज इक्वल टू H। इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन सेकेंड से H की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमको वैल्यू X की मिल जाएगी। ठीक, उस X की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर देंगे, हमको वैल्यू H की मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ X इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो H की वैल्यू हम किसकी वैल्यू पुट करें, H की वैल्यू पुट करिएगा। H की वैल्यू √3X हम कहां पुट करेंगे, यहां पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा √3H इज इक्वल टू 80 माइनस √3
नहीं, गलत पुट कर दिया, एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं। एच की वैल्यू तो यहां रखनी पड़ेगी, √3। एच की वैल्यू है √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो रही है, तो ये हो जाएगी 3x प्लस x इक्वल टू 80, दैट इज 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20। इसका मतलब ये है कि एक पोल उस ऑब्जर्वर पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर है, तो दूसरा पोल उस ऑब्जर्वर पॉइंट से 60 मीटर डिस्टेंस पर है। क्लियर हुआ ना? अब ये x की वैल्यू आप कहीं पुट कर दीजिए, अगेन फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, अगेन फ्रॉम सेकंड। सेकंड में जैसे पुट करेंगे तो √3, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 20 इक्वल टू h, मींस h इक्वल टू 20√3। Hence height of poles are 20√3 and the distance from observer point of the poles are 20 and 60 respectively। आप इस लाइन को एक मेंशन और करिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से 10 समझा जा सकता है। ये था क्वेश्चन 10। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Let's understand next question 11, in which we have given that a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from that point in backside on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower and width of the canal. Means एक कैनल है, नहर, दूसरे बैंक पर एक टावर है और इधर बैंक पर यानी दूसरे किनारे पर एक टीवी टावर है। इस किनारे पर मान लीजिएगा आप स्टैंड कर रहे हैं या बैठे हुए, आप उस टीवी टावर के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर आपको एंगल जो फाइंड होता है वो 60 डिग्री का है। फिर आप अपने पॉइंट से थोड़ा 20 मीटर पीछे हट जाते हैं। अब जितने किसी ऑब्जेक्ट से आप जितना दूर होते चले जाओगे, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि जितनी दूर की चीज को हम देखते हैं तो हमें नजर कम उठानी पड़ती है, पास की चीज को देखते हैं नजर ज्यादा उठानी पड़ती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा मोर देन प्रीवियस होगा, यानी पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम दूर जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है 60 से 30 रह जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। हम 20 मीटर बैक जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ही गिवन है, जो डिस्टेंस हम बैक होते हैं वो गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए आपको उस कैनल की विड्थ फाइंड करनी है और हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। देखेगा पहले डायग्राम कैसा बनेगा। इस प्रकार से ये टीवी टावर है आपका, और कितना हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो कैनल की विड्थ है वो x मीटर मतलब सपोज कर रहे हैं x मीटर है, और टीवी टावर की हाइट फाइंड करनी है, वो हम h मीटर सपोज कर रहे हैं। अब यहां से जो हमने टीवी टावर को के टॉप को देखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा था वो था आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री ए बी सी। अगर हम यहां पर 10 का रिलेशन लगाएंगे तो एच और एक्स में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहां से 20 मीटर बैक जाते हैं, 20 मीटर पीछे हट जाते हैं। अब देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये डिस्टेंस आपको 20 मीटर गिवन है। आपको x और h की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट हाइट ऑफ टीवी टावर बी h एंड विड्थ ऑफ कैनल बी x। इतना हमने कंसीडर कर लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हम 10 का रिलेशन लगाएंगे, दैट इज 10 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका h है, बेस x है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। यहां से आपका एक रिलेशन बन गया है h इक्वल टू √3x। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, यहां भी हम 10 का ही रिलेशन लगाएंगे। 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी एज इट रहेगा, लेकिन बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस
सी डी। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, ए बी एच है और बी सी एक्स है और सी डी 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3h = x + 20। इक्वेशन second. After solving equation first and second, we get value of x and h. Now putting value of h from first and second. जब h की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में पुट करेंगे तो यहां पर आपका √3 है ही, और h की वैल्यू भी है आपकी √3x = x + 20, दैट इज 3x - x = 20। 2x = आपका 20 आ गया तो x = आपका आ गया 10। Hence width of canal भी 10 मीटर। Putting this value of x in first या from first we have, आप फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, कहीं भी रखने के लिए आप स्वतंत्र है। h की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन वहां आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हम कम मालूम चलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट h = √3 वहां है ही, हमें इसकी केवल वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गई आपकी h = 10√3 मीटर। हैंस एक लाइन आप और कंसीडर लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ टीवी टावर भी 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल भी 10 मीटर। आप आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। In next question 12 we have given that from the top of the 7-meter high building, the angle of the elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Means आप अपने छत पर बैठे हुए, आप अपने घर की छत पर या कहीं पर भी बैठे हुए, लेकिन आप एक हाइट पर बैठे हुए 7 मीटर हाइट पर। वहां से आपके सामने एक टावर है। अब टावर के टॉप को भी आप वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर के फुट को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्मेट होगा, और जब आप टावर के फुट को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर आपका जो इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल कहा जाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। तो जब आप टॉप को ऑब्जर्व कर रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन था आपका 60 डिग्री, और जब आप उसके फुट को ऑब्जर्व कर रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन था 45 डिग्री। इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। देखिएगा पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपका टावर है इस प्रकार से, और आप यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं जो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां से एक आपकी पैरेलल लाइन जाएगी जो कि आपके ग्राउंड के पैरेलल में होगी, जो कि आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। वहां पर हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। अब यहां से आप, क्योंकि एंगल बनाना है यहां पर, तो एक लाइन तो आपको पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल में इमेजिन करनी पड़ेगी। यहां से आपने टीवी के टावर के टॉप को देखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका था 60 डिग्री, और यहीं से आपने उसके फुट को देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कि 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। क्लियर? ए बी सी डी ई। अब ये आपका क्या है, हम लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। हमने टावर की हाइट को एच कंसीडर किया है। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग भी एक्स मीटर। नाउ बीसी हमको 7 गिवन है, बीसी 7 गिवन नहीं है, लेकिन जो हाइट डीई होगी वही बीसी होगी। दैट इज रिमेनिंग हाइट ऑफ एसी विल बी, एसी कितनी हो जाएगी, एच माइनस 7 मीटर। इस प्रकार से इस डायग्राम को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल आप चलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ई डी सी में, जब ई डी सी का आप यूज करेंगे तो आपको एक्स डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग मिल जाएगी, जिसका यूज हम कहां करेंगे, यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई में आपको एच की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग भी एक्स। आप उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन बगैर निकाले आप उसका एच को फाइंड कर नहीं सकते। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल
CDE किसका यूज करेंगे? tan का। tan 45 इज इक्वल टू 7/x। tan 45 की वैल्यू होती 1 इज इक्वल टू 7/x, दैट इज x इक्वल टू 7 मीटर। Hence distance between tower and building भी also 7 मीटर। दैट इज जो बिल्डिंग की हाइट है वही बिल्डिंग से टावर की डिस्टेंस भी है। नाउ अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE में भी हम, अब देखो यहां हमने x की वैल्यू फाइंड की है ये, तो ये भी आपका x ही होगा क्योंकि उस लाइन को हमने इमेजिन किया हुआ है, ठीक। लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि EB एंड CD इज पैरेलल लाइंस। तो यहां भी हम tan का यूज करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन B। tan 60 वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है H माइनस 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहां से करते हैं तो √3 x इक्वल टू H माइनस 7 यूजिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7√3 इज इक्वल टू H माइनस 7, दैट इज H इक्वल टू 7 प्लस 7√3, 7 टेकन आउट कॉमन, 1 प्लस √3। Hence height of tower भी H इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन 12 को भी हम समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13। In question 13 we have given that as observed from the top of a 75 high lighthouse from the sea level, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the tower, two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. Means समुद्र में आपके पास दो जहाज हैं, एक के पीछे एक आगे है एक पीछे, एक ही लाइन में, और उसी लाइन में आगे समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे पर, यानी एट द सी शोर देयर स्टैंड ए लाइट हाउस। लाइट हाउस मीन्स एक बड़ा सा टावर बना दिया जाता है जिसमें लाइट लगी होती। समुद्र में दूर जहाज है तो उस लाइट, रात में उस लाइट हाउस की लाइट को ऑब्जर्व करके उधर आ सके, इसलिए उसको लाइट हाउस कहते हैं, वो टावर नहीं। लाइट हाउस, वन शिप एंड अदर शिप आर स्टैंडिंग ऑन ए सेम ग्राउंड लाइन। अब आप लाइट हाउस के टॉप पर बैठे हुए हैं और आपकी नजर उन दोनों ही शिप्स पर पड़ रही है। जो आपकी तरफ शिप होगा पहले पड़ेगा, वहां का एंगल ऑफ डिफरेशन, द एंगल ऑफ डिफरेशन फ्रॉम फर्स्ट शिप्स इज मोर देन द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ सेकेंड शिप। दैट इज जो आपको पहले शिप दिखाई देगा उसका एंगल ऑफ डिफरेशन अधिक होगा, और जब आपकी नजर और पीछे की साइड जाएगी दूसरे शिप पर तो वहां पर एंगल ऑफ डिफरेशन कम हो जाएगा। तो देखिएगा इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको उन दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। आइए फर्स्ट समझते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इस प्रकार से ये आपका लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर है। इसकी हाइट आपको गिवन है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, 75 मीटर हाई। और एक ये आपकी ग्राउंड में लाइन है। आप इस प्रकार से वहां से देखते हैं समुद्र में, एक शिप पे नजर डालते हैं, फिर आप एक दूसरे शिप पर भी नजर डालते हैं। ये दो शिप हैं, ए बी सी डी। सी और डी पॉइंट पर दो शिप स्टैंड कर रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका थोड़ा ज्यादा होगा, वहां कम हो जाएगा। तो ज्यादा वाला एंगल है आपका 45, ये 45 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एंगल ऑफ, ऐसा उसमें कहा नहीं गया कि कौन सा एंगल किसको बताना है, लेकिन यहाँ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दें, लेकिन हमको गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो हमको कंप्लीटली यहां से इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये एंगल आपका 45 है और ये एंगल आपका 30 है। तो सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल, दैट इज जो एंगल आपका यहां से बनेगा, इस पॉइंट को भी कुछ मान लीजिए, मान लो P मान लिया, PAC जो होगा वही एंगल आपका ACB होगा। और जो एंगल आपका PAC
डी होगा वही एंगल आपका ए डी बी होगा। ठीक, तो उतना आपको वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ डायग्राम में शो करें। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी ए या एक्स, और टीवी टावर के से डिस्टेंस को हम बाई मान लेते हैं। टीवी टावर से फर्स्ट शिप की डिस्टेंस बाई है और सेकेंड शिप की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स प्लस बाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, सी डी। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, tan का रिलेशन लगाएंगे, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन बाई। tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो इट कैन बी रिटन एज बाई 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बाई, दैट इज बाई इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली 75। हैंस डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस बी 75 मीटर, यानी जो डिस्टेंस हाइट आपकी लाइट हाउस की है वही डिस्टेंस आपके लाइट हाउस से फर्स्ट शिप की भी है। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी वी हैव ए बी डी, दैट इज tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी आपका ए बी रहने वाला है और बी डी लिखी जा सकती है बी सी प्लस सी डी। tan 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ए बी है 75 और बी सी आपकी है बाई प्लस एक्स। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी है एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 75√3। यूजिंग वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू का हम यहां पर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75 होल टेकन आउट कॉमन, √3 माइनस 1। Hence distance between two ships be 75√3 minus 1 meter. In this way we can understand the question 13. Let's understand next question 14. In question 14 we have given that a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind a horizontal line at the height of the 88.2 meter from the ground. The angle of the elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of the elevation reduced to 60 to 30. Find the distance traveled by the balloon during this time duration. दिस टाइम इंटरवल मीन्स आप खड़े हुए हैं और आपकी हाइट भी यहाँ पर गिवन है। यहाँ कहा गया एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, अब उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसमें हमें लड़की की हाइट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। या ये कहिएगा जो टीवी वो बॉलून्स की ग्राउंड से हाइट है उसमें से आपको 1.2 मीटर लेस करके स्टार्टिंग से ही आप चलिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आसमान में तरफ हम देख रहे हैं, वहां एक बॉल्यून उड़ रहा है, जो हमने पहले देखा उस बॉल्यून को तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम हमने फिर देखा क्योंकि विंड में उड़ रहा है तो थोड़ी उसी लाइन में पीछे की तरफ और चला गया हुआ है, मतलब हमसे दूर जा रहा है एक तरीके से। ये बॉल्यून इधर है हम देख रहे हैं और वो उधर ही हमसे दूर जा रहा है ऊपर की साइड में। तो पहले हमने देखा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था, आफ्टर सम टाइम जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रह गया, यानी कम हो रहा है, इसका मतलब हमसे दूर जा रहा है। तो आपको बताना क्या है कि जब आपने सेकंड टाइम उसको देखा तो उतनी देर में उसने कितनी दूरी को कवर किया है, उस टाइम ड्यूरेशन में उस बॉल्यून ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो इस प्रकार से देखिएगा आप, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम ये मान के चल रहे हैं अभी आपका बॉल्यून ये है और यहाँ पर वो गर्ल स्टैंड कर रही है, हम लेके चलेंगे उस लड़की की केवल आंख को, हम लड़की की आंख को लेकर के चलेंगे, लड़की की हाइट को नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है वो 88.2 मीटर है और लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, तो हम पहले से अगर कम करके चलेंगे तो ये 87.0। तो जो ग्राउंड से बॉल्यून की डिस्टेंस है वो हाइट है
वो हम लेके चल रहे हैं आपकी कंप्लीटली 87 में। नहीं तो आपको लड़की को स्टैंड करना पड़ेगा यहाँ, तो हमने केवल क्या ले लिया, अब ये ऐसे मान लीजिए लड़की तो स्टैंड है, लेकिन जो लड़की की हाइट है वो टोटल हाइट से हमने पहले ही कम कर दी है। ठीक, तो आपको बाद में करने की जरूरत नहीं है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और भी आ चुका था। अब उसने वॉल्यूम्स को देखा इसको उड़ते हुए आसमान में, तो इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन था 60 डिग्री। अब हुआ क्या, ये वॉल्यूम जो उड़ रहा है तो उसी लाइन में थोड़ा और पीछे हट जाएगा। अब कुछ समय बाद हमने फिर देखा है तो ये यहां पर आ गया, ये वॉल्यूम हमारा यहां पर उड़ते उड़ते आ गया। अब हमने इसको फिर ऑब्जर्व जब किया है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो रह गया वो 30 डिग्री रह गया। अब 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा रह जाता, तो आपको ये बताना है कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस उस टाइम में उस वॉल्यूम ने कितनी कवर की है। ठीक, तो वो हमने x कंसीडर कर लिया और ये है डिस्टेंस y, और ये हाइट हमको गिवन ही है 87 ही रहने वाली है, 87 मीटर। चलिएगा, A B C और D और ये पॉइंट है हमारा E, या A B C D और इसको E ले लीजिएगा, थोड़ा सीक्वेंस में लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा A B C D। ठीक, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता। एक बार आपको नॉमिनक्लेचर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा अगर ट्रायंगल हम ए बी ई का यूज करते तो आपको बाई मिल जाएगा। फिर ट्रायंगल ए बी ए सी डी का यूज करेंगे तो आपका एक्स वाई में रिलेशन बन जाएगा, बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी करनी पड़ेगी, डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसकी बाद ही कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून बी एक्स इन गिवन टाइम इंटरवल। तो हमसे पूछा तो यही जा रहा है, एक्स की वैल्यू तो पूछी यार, वो आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। तो गिवन टाइम इंटरवल में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम डिस्टेंस कवर करता है वो x है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी tan का रिलेशन लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू BE अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, आपकी BE है 87 और AB है 22, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 87। अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिएगा। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, अब आपका tan 30 लेके चलेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। AC कैन बी रिटन एज, नहीं गलत लिख रहे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज CD अपॉन AC। AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 और CD आपका है 87 और ये है x प्लस y, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 87√3। यूजिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को जब हम यूज करेंगे तो y की वैल्यू हमने फाइंड की है 87, दैट इज x प्लस 87 इज इक्वल टू 87√3, x इक्वल टू 87√3 माइनस 87, x इक्वल टू 87 होल टेकन आउट कॉमन √3 माइनस 1। Hence distance traveled by the balloon in the given time interval be 87√3 minus 1। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और ये था हमारा 14। देखिएगा थोड़ी गलती हो गई इसमें, क्या हुई, जो बाय की वैल्यू हमने पुट की है वो सही नहीं पुट की, क्योंकि बाय की वैल्यू हमारी है अगर क्लियरली बाय की वैल्यू यहां से हम फाइंड करते हैं तो ये आ रही है 87√3। मीन्स अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87√3 अपॉन 3। आप इसको तो ये 87 हो जाएगा 29√3।
87 कैन बी डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 29√3। तो हमको यहाँ जो वैल्यू पुट करनी है वो 29√3 पुट करनी है। तो ये यहाँ से दो लाइनें आपकी गलत हो गई, इसलिए मैच आपका नहीं होने वाला। आप देखते हैं ये x प्लस y की वैल्यू हमने निकाली है 29√3 इज इक्वल टू 87√3। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। √3 होल टेकन आउट कॉमन, 87 माइनस 29, दैट इज जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 17 माइनस 9 8 यानी 58√3। तो जो x की आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 58√3। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉल्यूम इन द गिवन टाइम इंटरवल भी 58√3। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को करने बाद आप आंसर मैच करते चलिएगा। जो भी गलती होती है तो आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगी कहां पे की। हालांकि बड़ी गलती नहीं हुई, बाय की वैल्यू हमने सही पुट नहीं की। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15। In next question 15, we have given that a state highway leads to the foot of the tower. A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is the approaching to the foot of the tower with the uniform speeds. 6 seconds later, the angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from that point. Means हमसे ये कहा जा रहा है कि आप एक टावर के ऊपर बैठे हुए हैं या किसी बिल्डिंग ऊपर बैठे, मतलब आप किसी ऊंचाई पर बैठे हैं, वो ऊंचाई आपको गिवन नहीं है। ठीक, अब आप जो रोड आपके टावर की तरफ ही लीड्स कर रही है, उस रोड की तरफ आप देखते थे कार आपकी तरफ आ रही है। आपने देखा कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री था। 6 सेकंड बाद आपने फिर कार को जब ऑब्जर्व किया है, सिंस कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, दैट इज कार आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप टावर के ऊपर बैठे हैं तो आपकी तरफ ही तो मानी जाएगी। तो कार आपकी तरफ आ रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आपका इंक्रीज होगा। तो 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री, 30 डिग्री इंक्रीज हो गया 6 सेकंड में। ये जो एंगल ऑफ इंक्रीजिंग हुआ है 30 to 60 तक, ये 6 सेकंड में हुआ। अब वो ये कह रहे इसी पॉइंट से कार को फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा जा रहा। तो हमें फाइंड क्या करना है कि पहले उसने 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, अब जो बची हुई डिस्टेंस है वो क्या है, वो डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा वो बाद की बात है। देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। इस प्रकार से आप ये एक टावर पर यहां बैठे हुए, तो आपकी आंख जो है यहां पर है, इस वक्त आपकी आंख ये है यहां से, और ये एक रोड है, ये कार इसी रोड की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी फुट ऑफ द टावर की तरफ। तो अभी हमने यहां से जब इसको देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद हम फिर ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर 6 सेकंड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हो जाता है 60 डिग्री। सिंस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री। ए बी सी डी और ये हमारा पी पॉइंट। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले क्या था पी ए डी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा ए डी बी, वो भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक, तो ये तो आप इतना समझते होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा आप सॉल्व कैसे करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन से ही करेंगे। किसी क्वेश्चन को भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं आया होगा कि जो आपने रिलेशन लगाए हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में लगाए हो। डिप्रेशन से हम तुरंत कहाँ आएंगे, ग्राउंड पे आएंगे। हम तो ग्राउंड पे खड़े होकर के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम आसमान में खड़े होकर थोड़ी कर रहे हैं जो आसमान वाले एंगल को हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आप देखिएगा टीवी टावर की वो हाइट भी तो कुछ होगी, तो इसको हम माने ले रहे हैं ये ए बी है, ए बी रहने दीजिएगा या इसको एच कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया है और ये डिस्टेंस बाई है। हमसे ये पूछा जा रहा है जो डिस्टेंस बाई है इसे कवर करने में टाइम कितना लगा है।
और जो डिस्टेंस x है इसे कवर करने में 6 सेकेंड लगते हैं। केवल हमको इतना गिवन है और एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल गिवन है और ये गिवन है कि हमें डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में टाइम 6 सेकंड का लगता है। तो वो ये कह रहे हैं कि सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में आपको टाइम कितना लगेगा ये बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेहद। आइए समझते हैं, कुछ कंसीडर करिए चाहे ना करिएगा, या लिख दीजिएगा लेट हाइट ऑफ टावर बी h एंड डिस्टेंस बिटवीन c एंड d इक्वल टू x एंड c एंड b इक्वल टू y इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan 60 is equal to AB upon BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आपका आ गया h अपॉन y, दैट इज h इज इक्वल टू आपका आ गया √3 y, h इज इक्वल टू √3 y। लेकिन हमें डिस्टेंस y फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है? y इक्वल टू आपका आ रहा है h अपॉन √3। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है कि आपकी C और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? h अपॉन y, यानी AB अपॉन CD है। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। BD कैन बी रिटन एज BC प्लस CD। tan 30 वैल्यू होती है √3, AB h है, अब कंसिडर किया तो आप h रखिएगा, वैसे कोई जरूरी नहीं था। BC y है और CD x है। नाउ h √3 इज इक्वल टू x प्लस y। तो h को हम यहां से एलिमिनेट करके चलेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? y की। y की तो वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके। अब आप फाइंड करिएगा x कितना है, x कितना है, ठीक है, x को फाइंड करिएगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू आ जाएगा आपका √3h माइनस y, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3। y की वैल्यू क्या है? h अपॉन √3, ठीक। तो हमने देखिएगा पहले क्या ABC जब ट्राइंगल का यूज किया है तो वहां से हमने h और y में एक रिलेशन फाइंड किया। सिंस हमें जरूरत y की है तो हमने y की वैल्यू फाइंड की, तो h अपॉन √3 आ गया। ABD का जब यूज किया है तो इक्वेशन आ गया x इक्वल टू √3h माइनस y। तो y की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि x और y दोनों ही फाइंड करने हमको, ठीक। तो आप देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका 3h माइनस h अपॉन √3, दैट इज 2h अपॉन √3। अब आपको मजेदार एक बात यहां से ये देखने के लिए मिलेगी, 2h अपॉन √3, मतलब टाइम फाइंड करने के लिए नो कैलकुलेशन। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस बाय, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या, आप ये देखिएगा कि जो ये डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो ये डिस्टेंस 50 मीटर है। अब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कम ज्यादा हो नहीं रही है, तो आपने अगर 100 मीटर डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर की है तो 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, 3 सेकंड लगेंगे। तो कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? नहीं। तो देखिएगा आप डिस्टेंस देखो क्या निकली है, ध्यान से देखिएगा। जो CD हमने फाइंड की है वो है 2h अपॉन √3, 2h अपॉन √3, और ये जो हमने फाइंड की है h अपॉन √3। देखिएगा जस्ट ये वाली डिस्टेंस की ये ट्वाइस है, और इसे कवर करने में हमें 6 सेकंड लग रहे थे, तो इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा? उसका आधा, क्योंकि स्पीड जो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक। तो आप कैसे लिखोगे? जैसे चाहो वैसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। हैंस टाइम टेकन बाय द कार, the distance by is time half of the time taken by the car distance between C and D, ये भी लिख सकते हो। इसका जो टाइम है उसका हाफ कर देंगे हम, ठीक है। या यहां से आप स्पीड फाइंड कर लीजिएगा इसकी, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिएगा आपको जो जेन्युइन तरीका है उससे फाइंड करिएगा। नाउ स्पीड इज इक्वल टू
डी अपॉन टी। तो डी कितनी है हमारी, डी है 2h अपॉन √3 और अपॉन 6 दैट इज हमारा कितना आ गया, h अपॉन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 आएंगे 3 के साथ, तो ये बचेगा 3√3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां टाइम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है h अपॉन √3, आप इस स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा, h अपॉन 3√3 से, तो कितना हो जाएगा, h अपॉन √3, तो एज इट रहेगा, ये फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो ये 3√3 अपॉन h, h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये आपका आ गया 3 सेकेंड। जैसे हमने सीखा है टाइम और टाइम डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता, वहां से ऐसे फाइंड करिएगा। ठीक है, और ये सीधा भी तरीका था, भैया ये डिस्टेंस हमारे घर 100 है, यहाँ को 100 को कवर करने के लिए हमें 6 सेकंड लगे, तो 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम स्पीड से 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन वो चीज आप फिर लिखोगे कैसे, वह अच्छे शब्द नहीं बन रहे, तो आप ऐसे, हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली और टाइम हमको गिवन था, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यहाँ से उसकी स्पीड फाइंड कर ली, कार की जो स्पीड है h अपॉन 3√3 है, h अननोन वैल्यू, इसकी हमें जरूरत नहीं। अब जब हमने स्पीड फाइंड कर ली, तो हमको इसी स्पीड से चल रहे हैं, तो CD की डिस्टेंस का टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाई टू कवर डिस्टेंस CD। अब यहां से भी टाइम फाइंड कर सकते हैं, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। डिस्टेंस हमारी h अपॉन √3 है, स्पीड हमारी h अपॉन 3√3 है। इसको सॉल्व करना है, इसको एज इट लिखा रहने दीजिएगा, और इस पोर्शन को, इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया टाइम 3 सेकेंड। क्लियर, समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16, और ये क्वेश्चन था 15। Let's understand last question of this exercise, that is question 16, in which we have given that the angle of the elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, and in the same straight line with the straight line with it are complementary. Find the height of the tower, that is prove that the height of the tower is 6 मीटर। आपको ये बताना है कि उस टावर की हाइट 6 मीटर है। क्वेश्चन क्या है कि टावर खड़ा हुआ है, उसी लाइन में, जिस लाइन में टावर का फुट है, उसी लाइन में 2 पॉइंट आप कंसीडर करेंगे A और B। एक पॉइंट की डिस्टेंस उस टावर से 4 मीटर और सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस है उस टावर के फुट से 9 मीटर। हम दोनों ही पॉइंट से जब उस टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बोथ द पॉइंट्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर भी 6 मीटर। Complementary angles means the angles, two angles which addition of the two angles is 90 degree। ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री हो are called complementary angle, और the two such angles the sum of them is 180 degree are called the supplementary angle। समझेंगे सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो हमसे यहाँ कंप्लीमेंट्री बात कही गई है, पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, और बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन 16। ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से 4 मीटर है, और ये दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से 9 मीटर, दैट इज 4 मीटर, और ये है हमारा 5 मीटर। हमने 9 नहीं कवर किया है, हमने, अगर हम 5 लिख देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और डी। अब देखिएगा डी पॉइंट की डिस्टेंस जो है बी पॉइंट से 9 मीटर है, सी पॉइंट की डिस्टेंस बी पॉइंट से 4 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ द पॉइंट सी एंड डी आर कंप्लीमेंट्री, दैट इज, अगर एक एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, जो कि हमको फाइंड करनी है, दैट इज 6 मीटर। टावर बी h, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू ए बी, हमारी ए बी रहने दो, या h कंसीडर कर लिए, h अपॉन 4, तो यहां से आपका h इज इक्वल टू आ गया 4 tan थीटा इक्वेशन
फर्स्ट अगेन इन इक्वेशन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी एच है और बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एच अपॉन 4 प्लस 5 दैट इज एच अपॉन फाइनली 9 हो गया। ठीक, दैट इज एच इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा। अब हमें वैल्यू तो एच की फाइंड करनी है, वैल्यू तो हमको एच की फाइंड करनी है। तो क्या करें इन सब के लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल भी पुट कर देते हैं तो एंगल आपका निकल आएगा, एंगल आपका निकल आएगा। याद देखिएगा, यहां से थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। क्या चेंज कर सकते हैं, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज एच अपॉन 9 tan थीटा। यहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन h। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। अब ये tan थीटा की वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तब भी हमारा हो जाएगा। मतलब बहुत से तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ कॉट आ गया, अभी आप एच से ए बी एच इक्वल टू ए बी एच इक्वल टू दोनों वैल्यू इक्वल पुट कर दें तो आपको थीटा मिल जाएगा, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं गया। तो हमने क्या किया, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा। यहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या सेकेंड से tan की वैल्यू फाइंड कर लो, tan थीटा यहाँ पुट कर दो। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, या पुटिंग वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम कहा वहां पुट कर रहे हैं, तो h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 इंटू 9 अपॉन एच। tan थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 9 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दैट इज एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब चूंकि ये हाइट है तो हाइट कभी नेगेटिव साइन में तो होती नहीं, तो हम क्या करें, यहां से पॉजिटिव साइन हम ले लेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर भी 6 मीटर। हैंस प्रूव। ये प्रूव करने के लिए हमसे कहा गया था कि बताइएगा ये 6 मीटर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपके वन शॉट में कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 यानी इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी जो कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज था। आपने सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है और हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। अच्छे सवाल आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो विदाउट डायग्राम आप कर सकें। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना अति आवश्यक और साफ सुथरा स्वच्छ डायग्राम आपका होना चाहिए जो समझ में आए। तो आशा करता हूं आपने ये एक्सरसाइज सीखी होगी। इसी साथ इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आपका होगा सर्किल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।